Hello, how are you students? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन क्या है? इट इज़ द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज़। दो बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट। ओके, दो बॉडी जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती है तो उनके रिलेटिव मोशन को, चाहे वो बॉडी रुकी हुई है दूसरी और ये उस पर स्लाइड हो रही है, चाहे दोनों बॉडी मूव हो रही है, इन बोथ केसेस द फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन और द रिलेटिव मोशन बिटवीन बॉडीज़। फ्रिक्शन क्यों होता है? ओके, तो फ्रिक्शन इज़ ड्यू टू द इरेगुलरिटीज़ ऑफ द सरफेस। कोई भी सरफेस जो कैसा भी है तो उसको विदाउट फ्रिक्शन, मतलब उसको फ्रिक्शन लेस आप अचीव नहीं कर सकते। ऑल्दो हम जब कैलकुलेशंस लेते हैं तो उसको फ्रिक्शन लेस कंसिडर कर लेते हैं, बट किसी भी सरफेस का फ्रिक्शन ज़ीरो करना इम्पॉसिबल है। ओके, तो देयर इज़ ऑलवेज अ फ्रिक्शन ओवर एनी सरफेस। तो हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज़ द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट। ओके, तो it is an opposing force which comes into play when one body actually moves or slides or rolls or even tries to move over the surface of the another body. Okay, it is the force which opposes the relative motion between two bodies in contact. Okay, जब कोई it is the force which opposes the relative motion between two bodies. ये एक ऐसा फोर्स है जो दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है और जो दोनों बॉडी क्या होनी चाहिए, कांटेक्ट में होनी चाहिए। ओके, सो अगर इसके बारे में और बात की जाए तो इट कम्स इनटू रोल व्हेन अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव्स। ठीक है, ओवर अनदर बॉडी। ठीक है, ये कब रोल में आता है? इट कम्स इनटू रोल व्हेन अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव। यानी कि अगर वो मूव करती है और मूव नहीं भी करे लेकिन मूव करने की कोशिश करती है, दोनों केस में फ्रिक्शन काम करता है। ओके, और ये हमेशा मोशन को अपोज करता है। बराबर। नेक्स्ट ये है कि फ्रिक्शन is due to irregularities or interlocking of the surfaces. ओके, एक ऐसी थ्योरी भी है कि जो एक सरफेस है उसके जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स है वो दूसरी सरफेस के मॉलिक्यूल और एटम्स के साथ एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं, अट्रैक्शन का फोर्स। ओके, और क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है तो वो एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाते हैं और इस वजह से भी ये फ्रिक्शन प्ले होता है, फ्रिक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, थ्योरी है, आप बुक से पढ़ सकते हैं इसको डायरेक्टली। फ्रिक्शन कब आता है, फ्रिक्शन क्यों लगता है? क्योंकि कोई भी दो सरफेस है वो हमेशा कभी भी बिल्कुल स्मूथ नहीं हो सकते, उनके बीच में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ रहती है। लाइक अगर आपको बनाया जाए ऐसे कि ऐसा है एक सरफेस और दूसरा सरफेस इसके साथ ऐसा है। अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो कोई भी आपको स्मूथ सरफेस जो दिख रहा होगा उसमें भी कुछ रफनेस होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जब कांटेक्ट में रहेंगे तो इनको मूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। वो डिफ़िकल्टी किस वजह से आ रही है? वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आ रही है। ठीक है, नाउ जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? वैसे तो स्टैटिक और डायनेमिक दो टाइप लेते हैं हम लोग। स्टैटिक यानी कि जब बॉडी रुकी हुई है और उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसका जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। और डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी
पर फोर्स लगा दिया और बॉडी मूव होने लग गई है, तब उस पर जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन होगा। बट फिर भी इसको रिमूव करके अपन उसके और भी टाइप जैसे स्लाइडिंग, रोलिंग, ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऐसे कुछ और आपके लिए एक्स्ट्रा नाम है जिनकी भी पर्टिकुलर मीनिंग है, वो भी लेना है हमको। तो फ्रिक्शन के टाइप्स, तो क्योंकि फ्रिक्शन एक फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। ओके, जो भी इसकी वैल्यू अपन लेंगे वो न्यूटन में रहेंगे। मैथमेटिकल पोर्शन अब आएगा आगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट एंड सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ओके, जब कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी मूव नहीं कर रही है, ओके, उससे पहले जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। तो इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी टेंड्स टू मूव over the surface of another body but the actual motion is not yet started. Okay, यानी कि मोशन स्टार्ट नहीं हुआ बट इट टेंड्स टू मूव। ओके, तो द फ्रिक्शन फोर्स the frictional force which comes into play when a body tends to move over another body but the actual motion has not started। इसका मतलब कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव करने की ट्राई तो कर रही है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, लाइक अगर एक टेबल पर एक बुक पड़ी है, हम उस बुक को थोड़ा सा धक्का दें वो नहीं हिलती है, तो जब उस पर फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं हो रही है, तो उस समय उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सपोज दैट आप बुक को तो हटा भी सक रहे हैं, एक बड़ी सी किसी सेल्फ यानी किसी अलमीरा की आप एजम्पशन करें, उसको आप थोड़ा सा धक्का देंगे तो वो नहीं हिलेगी, तो वो किस वजह से नहीं हिलेगी, उसके स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। आपने जो फोर्स लगाया उसके अपोजिट उसका स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। ओके, अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो उसके रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मैं इसका मैथमेटिकल भी इसके साथ ले रहा हूँ कि स्टैटिक फोर्स बिटवीन two bodies is directly proportional to the reaction force। ओके, जो रिएक्शन फोर्स होता है उसके रिएक्शन फोर्स हमें न्यूटन थर्ड लॉ से पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये बॉडी है जिसका मास क्या है m, तो इसका वेट mg हो गया, ये इसका रिएक्शन फोर्स r हो गया। ओके, ये किसी सरफेस पे रखी हुई। ठीक है, अगर मैं इस पर बाहर से कोई फोर्स लगाता हूँ F बराबर, जो F क्या है, इसके फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कम है, तो इस पर हमेशा अपोजिट फोर्स स्मॉल f लगेगा जिसको मैं S यानी स्टैटिक बोल रहा हूँ। ओके, बराबर, जो तब इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs is less than mu is directly proportional to r कर देते हैं एक बार। ओके, यानी कि Fs किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसकी वैल्यू जो है वो Fs की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू एस आर होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी कि इस कंडीशन को अपन रिमूव कर देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ठीक है लेकिन ये लेस देन और इक्वल टू रहेगा। बराबर, स्टैटिक फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्शन फोर्स। जितना ज़्यादा उसका रिएक्शन फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा उसका स्टैटिक फोर्स होगा, और ये जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे स्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यानी कि इसकी वैल्यू म्यू एस आर से कम या उसके बराबर हो सकती है। जब इक्वल होगी तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी में मैं दूसरा जो फोर्स है आपका स्टैटिक के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रिक्शन हो गया ये। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, और वो वैल्यू
जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम हो जाएगी और उससे जैसे ही आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया और बॉडी मूव होने लग जाएगी तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, और उसके लिए लेस देन वाला साइन अपन हटा देंगे। एफ एस मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू आर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका म्यू एस आर हो जाएगा और ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह क्या हो गया? आप लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। समझ में आ गई बात? आप चाहे तो इसको एफ एल लिख देवे लिमिटिंग फ्रिक्शन के, एफ एल, ताकि लिमिटिंग फ्रिक्शन का एल आ गया और ये हो गया आपका म्यू एस आर। समझ में आ गई बात? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। बराबर? इससे जैसे ही ज़्यादा, इसकी मैं एक और डेफिनेशन बोल रहा हूँ, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द फ्रिक्शन फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग, मतलब मूव होने ही वाली है बट मूव नहीं हुई है, उससे पहले तक जो फ्रिक्शन की वैल्यू रहेगी वो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। समझ में आ गई बात? दो टाइप ऑफ फ्रिक्शन अपन ने पढ़ लिए। इसको लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, का फ्रिक्शन जो होता है वो लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्शन फोर्स। ये अपना क्या कहलाता है? लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी कहलाता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग, लिख ले हुए। नेक्स्ट इसका काइनेटिक फ्रिक्शन, थर्ड पार्ट लिख रहा हूँ मैं। ब्रॉडली अगर देखें तो फ्रिक्शन के दो टाइप है, स्टैटिक और काइनेटिक। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन था, वो इसका स्पेशल पार्ट है स्टैटिक का ही। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, म्यू एस क्या है? म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बराबर? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ये केवल एक नंबर होगा जो वैल्यू पॉइंट्स में होगी, 0 पॉइंट समथिंग ऐसा, 0.4, 0.2 ऐसी कोई वैल्यू होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी है। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बराबर? नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जैसे एफ एस था वैसे वहाँ पर एफ के हो जाएगा, थर्ड पार्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसी को कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब when a body moves over the surface of another body, ओके, और जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे मूव करे, ऐसा भी कह सकते हैं, when a body moves over the surface of another body then the force of friction is called काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एफ कैसे लिखते हैं इसको? स्मॉल एफ। फ्रिक्शन फोर्स को हमेशा स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन वो एफ के वो म्यू के आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? म्यू के। जैसे वहाँ म्यू एस था वैसे यहाँ पर म्यू के है। म्यू के क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि जब बॉडी मूव कर रही है तो उनके बीच में कोफिशिएंट रहेगा, और ध्यान रखना कि म्यू के जो होता है वो हमेशा म्यू एस से छोटा होता है। यानी कि बॉडी जब मूव करती है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स, हेंस आप ये कह सकते हैं कि जो एफ के है वो लेस देन होता है एफ एस से। बराबर? जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा क्या रहता है? कम रहता है। बराबर?
जनरली इसकी वैल्यू उससे कम रहती है, बराबर। इस तरह का है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी मूवेबल बॉडी का जो फ्रिक्शन होगा, मूव करने वाली बॉडी का सरफेस के कारण जो अपोज आएगा, कैसे कि जैसे ये बॉडी है, इस पर हमने फोर्स F लगाया, ये मूव करने लगी, ओके बराबर। तो इस पर जो ये फोर्स लगेगा F के, वो इस तरफ लगेगा और ये किसके साथ लगता है, अलोंग द सरफेस, सरफेस के साथ साथ और अपोजिट टू दी मोशन, मोशन के अपोजिट लगता है। ये इसका R ऊपर, ये इसका mg किधर है, नीचे, बराबर। तो ये जो है वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू के, आर की वैल्यू किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, तो म्यू के mg इसकी वैल्यू हो जाएगी, बराबर। समझ में आ गया बात आपको। अब कुछ और फ्रिक्शन के टाइप भी है, लेकिन उससे पहले एक कर्व दिखा देते हैं आप लोगों को कि कर्व किस किस के बीच में, कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग, फिर मैं कर्व बनाता हूँ और टाइप्स ऑफ मोशन ही, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ही चल रहे हैं इसमें। जो तीनों अपन ने पढ़ लिए उसके बारे में कर्व है, यस। क्या है, एक तरफ तो एक एक्सिस पे तो हमको लेना है अप्लाइड फोर्स, ओके, और एक तरफ हमको लेना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बराबर। तो जैसे आप देखेंगे ये जीरो है, अप्लाइड फोर्स कैपिटल F और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f। जब आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे किसी बॉडी पर तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स जीरो रहेगा, क्या रहेगा, जीरो, ओके। जब आप उसको फोर्स बढ़ाएंगे तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा और ये वैल्यू, ये क्या है, Fs, क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही आप किसी मैक्सिमम फोर्स पर पहुंच जाएंगे तो ये थोड़ी सी वैल्यू, ये जो है वैल्यू जो आई वो आपकी क्या कहलाएगी, Fl, क्या है, Fl और Fs मैक्सिमम। समझ में आ गई बात, दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं आप लोग चाहे तो। Fl बोलेंगे या तो इसको, और क्या बोल सकते हैं, Fs मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ से ये वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम, और फिर बॉडी मूव करेगी तो ये चलती रहेगी, ये आपकी वैल्यू क्या रहेगी, ये किसके इक्वल होगी, Fk के इक्वल। क्या वैल्यू होगी, ये F ऑफ K। समझ में आ गई बात। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ स्मॉल f, ये कैपिटल F अप्लाइड फोर्स। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ओके, तो उसका फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और एक वैल्यू पर ये जब भी जो ये फोर्स होगा उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई, का बॉडी मूव करने लगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन या Fs मैक्स सिंबल में उसको कहा। अब बॉडी जैसे ही मूव करने लगेगी तो उसकी वैल्यू एकदम से नीचे आ जाएगी, ओके, यानी कि अब आपको कुछ फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट इसके नीचे आ गया उसी समय, एट द सेम इंस्टेंट उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। इस समय वो मैक्सिमम मूव कर सक रहा है, बराबर। अब ये नीचे आ गया और ये इस तरह से चल गया, अचानक से उसकी वैल्यू कम होगी और फिर वो मूव होने लग गया, तो ये क्या हो गया आपका Fk यानी काइनेटिक फ्रिक्शन, बराबर। ये हमारा तीनों फ्रिक्शन को अपन ने दिखा दिया है, बराबर। ये जैसे O से लेकर के A तक चलेगा तो O से A तक स्टैटिक फ्रिक्शन, A पर पर्टिकुलर उसका क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये B है O A B C, ठीक है, ये B और ये क्या है आपका फिर C, ऐसे चल रहा है। तो ये OBC जो भी है ये, अब देखो OA में तो क्या है, O से A तक क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, A से B आपका ये कम हुआ, फिर ये काइनेटिक फ्रिक्शन, बराबर। तो FL को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। Fs हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और Fk क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, बराबर। ये आपको एक कर्व इसी टॉपिक में बना देना है, स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो तीनों टॉपिक थे उसके बाद ये कर्व बना देंगे, ओके। वेरिएशन ऑफ अप्लाइड फोर्स विद फ्रिक्शन फोर्स, या फ्रिक्शन फोर्स का वेरिएशन अप्लाइड फोर्स के साथ, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फोर्थ टाइप, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर स्लाइड करेगी, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन है उस पर बॉडी नीचे आएगी,
तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। ठीक है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी then the force of friction is called sliding friction। ठीक है, बराबर। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल रैंप पर जो बच्चे जो उनके गेम जोन होता है उसमें वो किसी सीढ़ी से स्लाइड करते हैं, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम रहता है। और ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, और फिर क्या हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और नेक्स्ट है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। क्या है, जब बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करेगी, ओके, when a body slides on the surface of another body then the force of friction is called sliding friction। अब है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ये एक ऐसा फोर्स है जब कोई बॉडी रोल करेगी दूसरे सरफेस पर तब उस पर लगेगा। ओके, तो फिफ्थ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब when a body rolls over the surface of another body, या जब एक बॉडी दूसरे किसी सरफेस पर रोल करती है, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तब उस फ्रिक्शन को कौन सा कहा जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। ओके गाइस, तो सीधा है कि जब कोई बॉडी ऐसे रोल करे गोल गोल में, जैसे आपका व्हील है किसी कार, बाइक या साइकिल का जो व्हील है वो क्या करता है, रोल करता है, रोटेट करता है, तो किसी सरफेस को उस समय उसका कांटेक्ट बहुत कम रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसको अपन सबसे लिस्ट वैल्यू पर काउंट करते हैं, बट उसकी लिस्ट वैल्यू इसलिए नहीं है कि कांटेक्ट कम है, बराबर, उसका जो पैटर्न ऑफ मोशन है उस वजह से उसका फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, बराबर। तो लास्ट जो फ्रिक्शन है वो हमारा क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई एक बॉडी किसी सरफेस पर रोल करेगी, ठीक है, इस तरह से, तो इसका रिएक्शन वेट किधर लगेगा, नीचे, इसका रिएक्शन फोर्स किधर होगा, ऊपर। ओके, और इसकी सपोजिट रेडियस कितनी है, r, बराबर। तो ये इस तरह से मूव करेगा किसी सरफेस पर, तो उसका जो रोलिंग फ्रिक्शन, उसका फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, इसका मोशन अगर इस तरफ है तो इसका रोलिंग फ्रिक्शन Fr के देते वो इस तरफ लगेगा। ठीक है, क्या होगा, ये रोलिंग फ्रिक्शन, बराबर। अब यहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन रहेगा वो सबसे कम है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन हैज़ लीस्ट वैल्यू आउट ऑफ ऑल फ्रिक्शनल फोर्स। किसी सरफेस पर अगर आप किसी बॉडी को स्लाइड करें, उसका काइनेटिक फ्रिक्शन देखें, उसका स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन देखें, तो सबसे जो कम वैल्यू आएगी वो रोलिंग फ्रिक्शन के लिए आएगी। इसीलिए जो व्हील्स है वो सर्कुलर बनाए जाते हैं ताकि उसका फ्रिक्शन क्या रहे, कम रहे। समझ में आ गई बात। तो इसका जो रेडियस है वो कितना है, सपोज दैट r है, देन रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस r, रेडियस उसकी कितनी r, हैविंग रिएक्शन फोर्स कैपिटल R, उसका रिएक्शन फोर्स कितना है, कैपिटल R, इज गिवन बाय, किस फॉर्मूले से देंगे, Fr इज इक्वल टू म्यू R मल्टीप्लाई बाय R बाय R। ठीक है, कैपिटल R बाय स्मॉल r। समझ में आ गई बात। ये रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। ओके, वेयर म्यू R क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन।
बराबर। ये है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको भी नोट कर ले। तो ये जो रिटार्डिंग फोर्स या यूँ कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या कहलाएगा आपका, म्यू आर मल्टीप्लाई बाय आर बाई आर। म्यू आर कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, आर नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ जो लगता है, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी, बराबर। नाउ ऑल दिस आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम लोग जो फ्रिक्शन है वो क्यों ज़रूरी है और फ्रिक्शन है वो क्या लॉस करता है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो मैं थ्योरेटिकल बातें कुछ ऐसे बोल के डिस्कस कर लेता हूँ कि फ्रिक्शन जो है उसका यूज़ क्या है। फ्रिक्शन की वजह से हम लोग मूव कर पाते हैं, ओके। फ्रिक्शन की वजह से कोई बॉडी स्टॉप कर पाती है। जैसे आप व्हीकल्स में ग्रूव्स देखते होंगे, व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उसमें पर्टिकुलर ग्रूव्स होते हैं, रफनेस होता है, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो अच्छे से स्टॉप कर सके, वो स्किड ना करे, मतलब स्लिप ना होवे। किसी फर्श पर जब पानी गिर जाता है, ऑयल गिर जाता है तो हम स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ओके। तो हमें वॉक करना है तो उसके लिए फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, हमें स्टॉप करना है तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, बराबर। जब आपके स्लीपर्स नीचे से घिस जाते हैं तो आपको वॉक करने में प्रॉब्लम आती है, आप स्लिप होते रहते हैं, तो वो क्यों है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया, बराबर। फ्रिक्शन कहीं पे हीट प्रोड्यूस कराता है, कहीं हमको हीट चाहिए तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कराता है, लेकिन ये सब चीज़ें कभी कभार ज़्यादा होती है तो नुकसान भी करती है। मतलब फ्रिक्शन फ़ायदेमंद तो है लेकिन लॉस भी करता है। तो कभी बोर्ड वगैरह में ऐसा क्वेश्चन देता है कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एविल, फ्रिक्शन ज़रूरी है लेकिन बुरा है, क्यों। तो आपको क्या करना है, इसके प्रॉफिट्स लिख देना है, कहाँ कहाँ इसको जरूरी, जैसे हमको हैंड राइट लिखते हैं पेन से तो वो भी फ्रिक्शन से लिखाता है, बराबर। और जब आप लोग मूव करते हैं, कुछ पेज पलटते हैं, हर चीज़ में फ्रिक्शन है, ओके। कुछ भी मोशन फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब ये एविल है ये तो पता चल गया कि बुरा क्यों। देखिए जैसे हीट प्रोड्यूस होता है तो कुछ पार्ट्स गर्म हो जाते हैं, फैन चलता है तो फ्रिक्शन की वजह से, इसकी हीट की वजह से गर्म हो जाता है। कोई भी मशीन चलती है तो वो गर्म हो जाती है, एक्सेस हीटिंग, मतलब हीटिंग लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से। कोई बॉडी चलती है तो उससे नॉइस बहुत आता है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। इंजन में फ्रिक्शन है, रोड पर फ्रिक्शन है, कभी कभार टायर्स की आवाज़ ज़्यादा आती है, कभी इंजन की आवाज़ ज़्यादा आती है, ये सब किस वजह से आती है, फ्रिक्शन की वजह से। वियर एंड टीयर मतलब चीज़ों का खराब होना, जैसे कोई मशीन घिस जाती है, ठीक है, आपके चप्पल घिसते हैं, बहुत सारी चीज़ें घिस जाती है टाइम के साथ, वो फ्रिक्शन की वजह से होती है। तो वियर एंड टीयर, पार्ट्स का ख़राब होना, एनर्जी का लॉस होना, ओके, एक्सेसिव हीट होना, ये सब किसका है, फ्रिक्शन का लॉस है। तो इन चीज़ों को कम भी किया जाता है, कभी कभी फ्रिक्शन को बढ़ा के चीज़ें अचीव की जाती है। जैसे जो अपना आटा चक्की है उसमें रफनेस बढ़ाते तब उसका ग्राइंडिंग अच्छा होता है, लेकिन कई फ्रिक्शन कम किया जाता है। तो ऐसे है कि फ्रिक्शन को कम या ज़्यादा कैसे किया जा सकता है। तो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन ये देखेंगे अभी हम लोग, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। यस, तो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। पता है आपको, छोटी क्लासेज में भी अच्छे से पढ़ा दिया होगा, बट फिर भी एक बार लिस्ट आउट कर रहे हैं इसको कि फ्रिक्शन को कैसे कम करते हैं। देखिए फर्स्ट है कि बाय पॉलिशिंग द सरफेस, बाय पॉलिशिंग द सरफेस। बट एक्स्ट्रा पॉलिशिंग नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा पॉलिशिंग क्या कर देती है, फ्रिक्शन को बढ़ा देती है। बाय लुब्रिकेशन, ये भी आपने सुना होगा कि जब व्हीकल्स को सर्विस कराने जाते हैं तो उसमें ऑयल चेंज होता है। ऑयल क्यों चेंज करते हैं, ताकि उसका फ्रिक्शन मेंटेन रहे। लुब्रिकेशन इसलिए दिया जाता है ताकि व्हीकल्स की हीटिंग को भी एब्जॉर्ब किया जा सके और उनका फ्रिक्शन भी कम रहे। सिलाई मशीन वगैरह यूज़ करते होंगे तो उसको बार बार ऑयल डाला जाता है उसमें ताकि उसका फ्रिक्शन क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं। बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ओके। जो मटेरियल यूज़ करना है वो प्रॉपर यूज़ करेंगे या प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे। बाय अवॉइडिंग मॉइस्चर, बाय अवॉइडिंग मॉइस्चर, ठीक है।
कभी कभार मॉइस्चर की वजह से भी फ्रिक्शन हो जाता है, तो उसको अवॉइड करें। नेक्स्ट है बाय यूज़ ऑफ एलॉयज। बाय यूज़ ऑफ एलॉयज यूज़ करेंगे तब भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा, यानी कि पर्टिकुलर मेटल है वो जल्दी रफ हो जाते हैं यूज़ करने से, तो एलॉय यूज़ करेंगे तो उस जगह फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, बराबर। एलॉय व्हील आते हैं जैसे, और बाय स्ट्रीम लाइनिंग द शेप, स्ट्रीम लाइनिंग द शेप, इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप लोग, फ्लूइड में भी काम आएगा ये। जो किसी भी व्हीकल का शेप जो है वो स्ट्रीम लाइन शेप का रखते हैं, आगे से थोड़ा कम वाइड रखते हैं और पीछे से वाइड रखते हैं, तो वो उसको एयर का फ्रिक्शन कम करने के लिए ये यूज़ करते हैं। ओके, किसी शिप को देखें आप लोग, नाव को देखें, पानी में जो नाव चलती है वो आगे से थोड़ी शार्प रखी जाती है, इसका मतलब है स्ट्रीम लाइनिंग द शेप का मतलब कि आगे से उसको ऐसा रखो कि वो स्ट्रीम लाइन की तरह चले और किसी फ्लूइड में उसका फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइनिंग द शेप से भी फ्रिक्शन कम होता है। और नेक्स्ट है बाय यूज़ ऑफ बॉल एंड बियरिंग्स और रोलर बियरिंग्स। ठीक है, बाय यूज़ ऑफ बॉल एंड बियरिंग्स मतलब आपने देखा होगा कि जो व्हील होते हैं उसके बीच में ऐसा एक्सल होता है, उसके साथ ऐसे छोटे छोटे छर्रे जिसको हम लोग कहते हैं ये होते हैं। ओके, तो इनका क्या होता है, मोशन, रोटेशनल मोशन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये एक्सल जो होता है व्हील के, जो साइकिल का व्हील होता है उसके बीच में ऐसे डाला जाता है, ये बॉल और बीयरिंग बोलते हैं इसको। ओके, बेरिंग जिसको वर्ड आप कहते हैं। तो क्योंकि ये रोल करता है तो इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, तो इसलिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बॉल एंड बीयरिंग का यूज़ किया जाता है, जिसको रोलर बीयरिंग भी कहते हैं। ओके, सो ऑल दीज आर द मेथड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये सभी मेथड है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इससे रिलेटेड कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, दो बातें इसके साथ आप और नोट कर सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक तो नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है कि दोनों सरफेस का नेचर कैसा है। ओके, एक तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द फोर्स सरफेसेस के ऊपर, और दूसरा उनके रिएक्शन के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा कि एफ एस डायरेक्टली लेस देन और इक्वल टू आर। ओके, म्यू एस आर बराबर। तो कुल मिला के एफ एस किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ये उनके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया पर। यानी कि सपोज दैट एक कोई ब्लॉक है, उसको अपन ने ऐसे खड़ा रख रखा है बराबर, और तब भी फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जबकि इसको रखने पे लगा है। ये थोड़ा एक एक्सेप्शनल केस है, आपके माइंड में आएगा नहीं है, बट आप ध्यान रखें कि एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन डिपेंड करता है उसके नॉर्मल रिएक्शन पर, यानी कि फ्रिक्शनल रिएक्शन फोर्स पर, और उनके सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। ओके, ये थे आपके मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन आपने पढ़ा। अगले लेक्चर में आपको एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।